ओके दोस्तों, तो अब हम लोग रेट लॉ निकालना सीखेंगे विथ द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये वाले पूरे प्रोसेस के दौरान हमें ध्यान रखना है जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, यानी जो हमारा आरडीएस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पे रखता है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं जो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन है वो केवल और केवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी आरडीएस के ऊपर ही डिपेंड करता है, किसी भी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये पहली बात जब हमें समझ में आ चुका है, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग यहां पर रेट लॉ को निकालना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला केस जो हम देखेंगे, जो अगर मान लो हमारे पास जो रिएक्शन हो वो हमारा एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो। अगर हमारा रिएक्शन जो है, इफ दैट रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैंने दिखाया था, जो NO प्लस O3 गिव्स यू NO2 प्लस O2। ये तो हमारा एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो दिस स्टेप इज द आरडीएस यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप जो है वही हमारा आरडीएस यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, राइट। सो यहां पे जो हमारा रेट होगा उस पे तो सिंपल सी बात है, जो रेट विल बी इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O3, ठीक है। या फिर मान लो अगर हमारा ओजोन मान लो टूटता है, ओजोन हमारा टूटता है एज O2 प्लस O, ठीक है। ये अगर हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट जो हमारा होगा दैट विल बी सिंपली K ऑफ O3। ये मैकेनिज्म इतना सिंपल नहीं होता, लेकिन मान लो ये एलिमेंट्री है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये एलिमेंट्री होता है। अगर हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में इसको हम तोड़ते हैं तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री में कन्वर्ट होता है। तो रेट हमारा सिंपली जो आएगा वो आएगा K इंटू O3। तो सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं जनरलाइज कर लूं, इन जनरल अगर हम ध्यान दें, AA प्लस BB अगर हमें प्रोडक्ट्स दे रहा है और ये रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो हमारा रेट होगा that will be K into concentration of A to the power A, ठीक है। सो एलिमेंट्री रिएक्शन बहुत सिंपल है। खैर ये वाले तो हमें एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, तो हम अब देखेंगे नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन जो भी है वो हमारा एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। वो हमारा एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, यानी वो वाले प्रोसेस में डेफिनेटली बहुत सारा स्टेप्स जो है वो हमारा इन्वॉल्व होगा, कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। नाउ इसके अंदर 2 केस गिवन होगा। We have knowledge of slowest step. We have knowledge about slowest step, यानी RDS इस चीज का हमारा नॉलेज है। और दूसरा जो टफ केस होता है वो सबसे ज्यादा टफ केस है, यहां पर ज्यादा एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन खैर किया हुआ तो होना चाहिए। वी हैव
no knowledge about slow step. इसके रिगार्डिंग हम जो पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट एनालिसिस. ठीक है. अब जहां पर हमें स्लोएस्ट स्टेप यानी आरडीएस के बारे में इंफॉर्मेशन है, वहां पर भी दो केस बनता है. वो ये है जो आरडीएस डज नॉट कंटेन एनी इंटरमीडिएट. अरे ध्यान देना, हमारा रेट लॉ में कहीं पर भी इंटरमीडिएट अपीयर नहीं होना चाहिए. इट कैन हैव रिएक्टेंट, इट कैन हैव प्रोडक्ट, इट कैन हैव कैटलिस्ट, दैट्स नॉट एन इश्यू. ऑब्वियसली कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन पे बहुत रिएक्शन हमारा रेट डिपेंड कर जाता है, बट रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट जो है वो हमारा अपीयर नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले जो हमारा बढ़िया लक काम कर सकता है, जो हमारा आरडीएस पे किसी भी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट जो है वो हमारा अपीयर नहीं हो रहा है. ठीक है. ओके दोस्तों, सो हमारा यहां पर जो हमारा केस बन रहा है उसके बारे में अगर हम ध्यान दें, यानी हमारा यहां पे क्या है, आरडीएस में कंटेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट. आरडीएस जो है वो हमारा रिएक्टेंट कंटेन कर सकता है, प्रोडक्ट कंटेन कर सकता है या फिर कैटलिस्ट कंटेन कर सकता है. ठीक है, राइट. इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है 2 times NO2 plus F2 gives 2 times NO2F. ये हमारा रिएक्शन है, इसका ऑर्डर हमें ढूंढना है. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? ये वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, ध्यान दो. सबसे पहला स्टेप में ध्यान दो, NO2 plus F2 gives me NO2F plus F. This is the slow step. This is the slow step. ठीक है. And then NO2 plus F gives me NO2F. ठीक है. So this is the first step. ठीक है. अच्छा, बाय द वे मैंने आरडीएस डज नॉट कंटेन इंटरमीडिएट मतलब एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, दैट इज द रिएक्टेंट साइड. ठीक है ना, मैं इस चीज को थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं. ये रिएक्टेंट साइड में कोई हमारा इंटरमीडिएट जो है वो हमारा नहीं है. ठीक है. प्रोडक्ट साइड में होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रेट लॉ पर. तो मान लो यहां पर जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो है K1, यहां पर जो रेट कांस्टेंट है वो है हमारा K2. ठीक है. ऑब्वियसली ऊपर वाला हमारा स्लो है, नीचे वाला हमारा फास्ट है, तो हम बोल सकते हैं जो K2 is much greater than K1. So this is going to be the rate determining step और RDS. तो यहां पर सिंपल सी बात है, सेकेंड स्टेप का तो कोई काम का ही नहीं है, K2 हमारा किसी काम का नहीं है, तो रेट हमारे पास सिंपली जो आएगा that will be equals to K concentration of NO2 into concentration of F2. तो दोनों के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन है वो हमारा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो हमारा है 2.
तो ये भी केस काफी ज्यादा सिंपल है, ये भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। एग्जाम में क्या मेन पूछा जाता है उस चीज के ऊपर ध्यान दो। RDS contains at least one intermediate in the reactant side। ठीक है, RDS contains at least one intermediate in the reactant side। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इस प्रकार का रिएक्शन का क्लासिक एग्जांपल हम एक बार देखते हैं, वो क्या है। 2 times NO plus Br2 that gives me 2NOBr। तो ये वाला रिएक्शन का मुझे रेट लॉ जो है वो मुझे निकालना है। तो क्या है इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप में NO प्लस Br2 फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड है K2, ये कन्वर्ट होता है NOBr2 में। इट इज अ फास्ट इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ठीक है, एंड देन NO प्लस NOBr2 with a rate constant of K3 gets converted to NOBr. Now that is the slow step। ठीक है, अच्छा यहां पर बाकी सब कुछ का डिस्कशन में बात में करूंगा, पहले एक बात समझो। इफ equilibrium is fast, then we can assume the whole reaction proceeds if the equilibrium is fast, then we can assume the whole reactions proceed via non-disturbing the equilibrium। यानी ये वाला प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज गोइंग टू बी माई RDS, दैट्स फॉर श्योर। बट रिएक्शन चलने के दौरान इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन होगी, यानी मैं ये बोल सकता हूं जो K इक्विलिब्रियम दैट इज K1 by K2 that will be concentration of NOBr2 by NO into Br2। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम तो हमारा पूरा रिएक्शन के दौरान ही मेंटेन होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक्सट्रीमली फास्ट है। बाकी रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड हो रहा है। जैसे ही रिएक्शन हो रहा है नीचे वाला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, एंड अकॉर्डिंग टू ला शातिलिया प्रिंसिपल वो इक्विलिब्रियम इस तरीके से शिफ्ट होगा जो कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को वापस अटेन कर ले। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट दिस इज द RDS। ठीक है, तो RDS से हम एक चीज तो बोल सकते हैं, जो हमारा रेट होगा दैट रेट विल बी इक्वल्स टू K3 into concentration of NO into concentration of NOBr2। बट ध्यान देना NOBr2 is an intermediate
NOBr2 is an intermediate, so it must not appear in the रेट लॉ। ये हमारा रेट लॉ पे कहीं पर भी अपीयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि NOBr2 कुछ भी हो अल्टीमेटली तो एक इंटरमीडिएट है। तो हमें NOBr2 का कंसेंट्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा बाकी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में। तो यहां से अगर हम ध्यान दें, कंसेंट्रेशन ऑफ NOBr2 में डेफिनेटली जो लिख सकता हूं दैट विल बी K1 by K2 concentration of NO into concentration of Br2। ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो ध्यान देना, जो हमारा रेट आएगा that rate will be simply equals to K3NO into K1 by K2 NO into Br2। ये हमारे पास आ जाएगा। So this can be written as K1 K3 by K2 concentration of NO square into Br2। ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 3, क्योंकि NO के रेस्पेक्ट में 2 है, Br2 के रेस्पेक्ट में 1 है। बाय द वे अमेजिंग एक बात है, यहां पर अगर हम इसको एलिमेंट्री मान लेंगे तो भी हम वही रेट लॉ पर पहुंचेंगे। दैट इज कंप्लीटली लक, दैट इज कंप्लीटली लक। सेट इस तरीके से हुआ जो कि वहां पर पहुंचा, यानी एलिमेंट्री होगा तो मैं इसको इस फॉर्म पे लिख ही पाऊंगा, बट इस फॉर्म पे लिख पाने पे वो एलिमेंट्री होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा काउंटर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल है। यहां पर ध्यान दो, हम अल्टीमेटली एलिमेंट्री से भी वहीं पर पहुंचेंगे। हाँ, ऑब्वियसली बात है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होगा। ये जो होगा दिस इज गोइंग टू बी माई के इफेक्टिव। ठीक है, इस टर्म के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन बाकी ऑर्डर वगैरह हम सही लिख देंगे। यानी एलिमेंट्री होगा ऐसे हम लिख ही पाएंगे, लेकिन ऐसे लिख पाने पर जरूरी नहीं है वो रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल। ओके ओके दोस्तों, सो कंसिडर द रिएक्शन 2O3 गैस गिव्स मी 3O2 गैस। ठीक है, दैट इज द मैकेनिज्म। देन वी हैव टू फाइंड द रेट लॉ। ठीक है, अच्छा, रेट क्या लिखूंगा मैं? दैट विल बी, क्योंकि वही हमारा RDS है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O, ये हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। बट O जो है हमारा इंटरमीडिएट है, सो डेफिनेटली वो हमारा रेट लॉ पर अपीयर नहीं कर सकता है। तो यहां पर पहले वाले पे देखते हुए मैं एक चीज लिख सकता हूं, दैट इज K इक्विलिब्रियम, दैट इज K1 बाई K2 O2 इंटू O बाई O3। तो हमारे पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ O विल बी K1 बाई K2 इंटू O3 बाई O2। ठीक है, एंड नाउ सिंपली इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू K1 K3 बाई K2 O3 स्क्वायर बाई O2। यानी O2 के रिस्पेक्ट पे यहां पर हमारा नेगेटिव ऑर्डर है। देखो, रेट लॉ पे प्रोडक्ट भी आ सकता है, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है जहां पर रेट लॉ पे हमारा प्रोडक्ट भी अपीयर कर सकता है। इस पे कोई टेंशन लेने वाली बात
नहीं है। ठीक है, O2 के रेस्पेक्ट में नेगेटिव ऑर्डर है, यानी रिएक्शन जितना ज़्यादा फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा ये रिएक्शन उतना ज़्यादा हमारा स्लो होता रहेगा, नॉट ओनली ड्यू टू द decrease in the concentration of O3 but also due to the concentration increase of O2। तो ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो खुद एक ऑटो इनहिबिटर है। जस्ट लाइक ऑटो कैटलिस्ट होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्शन को फास्टर करता है, वैसे ही यहाँ पर ऑटो इनहिबिटर भी होता है जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो हमारा स्लो डाउन करता है। ओके दोस्तों, so now let's consider the reaction CO plus Cl2 gives you COCl2। Cl2 हमें देता है पहले 2Cl, ये एक फास्ट इक्विलिब्रियम है, वो Cl यहां पर रिएक्ट करता है CO के साथ वापस एक फास्ट इक्विलिब्रियम में टू प्रोड्यूस COCl, एंड फाइनली इन द स्लो स्टेप COCl रिएक्ट्स विद Cl2 टू गिव्स यू COCl2। हाँ, ऑब्वियसली बात है, साथ में मेरा Cl भी पैदा हो रहा है और वो Cl मेरा बाद में कंज्यूम हो रहा है कोई और एक स्टेप में। ये हमारा स्लो स्टेप है। देन वी हैव टू फाइंड द रेट लॉ। ठीक है, जैसे सिखाए हैं वैसे ही करते हैं। ये मल्टीपल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बट में रियलाइज करोगे जो कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने बार भी इक्विलिब्रियम हो। COCl, Cl2 is fine, that's a reactant, but COCl is not fine, क्योंकि सिंपल सी बात है वहां पर हमारा वो इंटरमीडिएट है। तो COCl मैंने ढूंढा, यहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, तो K3 by K4 will be concentration of COCl by concentration of CO into concentration of Cl। तो COCl का कंसेंट्रेशन मैंने यहां से लिख दिया, एंड यहां से लिखने के बाद मेरे पास आ जाएगा K3 K5 by K4 CO Cl into Cl2। Now the problem appears, जो हमारे पास यहां पे Cl आ गया है, जो Cl खुद हमारा एक इंटरमीडिएट है, तो Cl को ढूंढते हुए वो हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम में है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K1 by K2, that will be concentration of Cl2। So concentration of Cl मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट K1 by K2 concentration of Cl2 to the power half, and now let's substitute over here। So rate that will appear will be K3 K5 by K4 अंडर रूट K1 K2। CO तो हमारा पड़ा हुआ है और Cl2 टू द पावर 1 पहले से है, हाफ हमारे पास आएगा। सो दैट विल बी द ओवरऑल रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पर हम देख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज गोइंग टू बी फ्रैक्शनल, और यहां पे वो केस में 2.5 है, एंड दिस टर्म विल एक्ट एज द K effective, the effective rate constant। So अगर हमें RDS के बारे में आइडिया दिया हुआ है मैकेनिज्म में, फिर तो इन दैट केस कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हमारा होने वाला ही नहीं है। द प्रॉब्लम गेट्स ट्रिकी when we have no knowledge regarding the rate determining step, यानी which step is slow, which step is fast, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें नहीं दिया हुआ हो, तो इन दैट केस हम किस तरीके से प्रॉब्लम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखना पड़ेगा, दैट इज द स्टेडी स्टेट एनालिसिस। लेट्स सी। ओके दोस्तों, सो व्हाट इज स्टेडी स्टेट एनालिसिस? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन और SSA। ठीक है, बेसिकली ये एक अप्रॉक्सीमेशन है जहां पर हमारा
assumption ये रहता है जो जितने भी एलिमेंट्री स्टेप्स हैं वो सारे के सारे हमारा सेम रेट से प्रोसीड कर रहा है, और सेम रेट से प्रोसीड करने के कारण रिएक्शन के एकदम शुरुआत में या एकदम एंड पे जो हमारा इंटरमीडिएट है वो नेट पे ना कंज्यूम होगा ना प्रोड्यूस होगा। यानी एक एलिमेंट्री स्टेप में जितना प्रोड्यूस होगा दूसरा एलिमेंट्री स्टेट पे उसी रेट से कंज्यूम हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट का जो रेट होगा, जो कंसंट्रेशन होगा, दैट विल बी टाइम इंडिपेंडेंट एंड दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल द टाइम एक्सेप्ट एट द वेरी बिगिनिंग और द वेरी एंड ऑफ द रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को अगर मैं I बोलता हूं तो इन दैट केस di/dt is going to be equals to 0. That is the main assumption regarding this. तो इसका एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, A plus B is giving you D. D हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्शन हमारा प्रोसीड कैसे कर रहा है, इसका जो मैकेनिज्म है, द मैकेनिज्म इज गिवन एज A plus B in equilibrium gives you C. ये मेरा K1 है और ये मेरा K2 है, ठीक है। और C हमारा कन्वर्ट हो रहा है K3 पे। C इज द इंटरमीडिएट, ठीक है, राइट। अच्छा, तो जो हमारा रेट होगा उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा रेट होगा उस रेट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस उस पे हमें हेल्प कैसे करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा that is the rate by which the D is going to get produced. D जिस रेट से हमारा प्रोड्यूस हो रहा है that is the nothing but the rate of the reaction. इसको तो मैं सिंपली बोल सकता हूं। ओके, तो रेट मेरे पास क्या आ जाएगा? dd/dt। अच्छा, dd/dt को मैं एक चीज तो डेफिनेटली लिख सकता हूं, दिस विल बी नथिंग बट K3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, ठीक है, ये लिखने में तो कोई हर्ज ही नहीं है। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात है, जो कंसेंट्रेशन ऑफ C एट स्टेडी स्टेट हम क्या लेने वाले हैं। ध्यान दो, जो मेरा dC/dt होगा वो मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान देना, C मेरा इंटरमीडिएट है, उसका कंसेंट्रेशन का चेंज हम 0 करेंगे। सो dC/dt जो आएगा A और B का फॉरवर्ड रिएक्शन के कारण K1 इंटू AB, बट खुद बैकवर्ड जा रहा है तो -K2 इंटू C, और ये खुद D पर जा रहा है तो -K3 इंटू C। ये मेरा dC/dt होगा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये चीज हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। सो कंसेंट्रेशन ऑफ C assuming the steady state will be simply K1 into AB divided by K2 plus K3. This will be the concentration of C at steady state that we can write. And C हमारे पास आ गया स्टेडी स्टेट पे, तो सिंपली हम लोग इसको यहां पर पुट कर देंगे, तो रेट दैट विल कम आउट विल बी K1 K3 divided by K2 plus K3 into concentration of A into concentration of B. That is going to be the rate of the reaction. So with the steady state assumption, we have find out the rate law.
और ये ए और बी दोनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है. सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द स्टेडी स्टेट. अब हम लोग देखना चाहेंगे जो और हम क्या कर सकते हैं. लेट्स सी. ओके दोस्तों, सो ये हमारा अगला क्वेश्चन है. लेट्स सी. 2N2O5 गैस गिव्स अस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस एंड दैट इज द मैकेनिज्म दैट वी आर गिवन टू अस. तो सवाल यहां पर ये है जो व्हाट इज द रेट लॉ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेडी स्टेट एजम्पशन. अच्छा, बेसिकली हम लोग यहां पे हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं. तो हम आइदर इस रेट को हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ NO2, लेकिन NO2 बहुत सारी जगह पे दिख रहा है, O2 मुझे केवल एक ही जगह पर दिख रहा है. तो बेटर तो ये रहेगा मैं O2 के बेसिस में करूं. उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है. सो इट इज द रेट एट विच द O2 इज प्रोड्यूस्ड. दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. ये तो हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं. और O2 तो मेरा केवल एक ही स्टेप में है, वो है यहां पर. अच्छा, यहां पर देख के हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारा एलिमेंट्री नहीं है, बट ये तो हमारा एक एलिमेंट्री स्टेप है. सो दैट विल बी K3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2. ये तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं. बट NO3 हमारा एक इंटरमीडिएट है और NO3 इंटरमीडिएट होने के कारण इसका रेट पे कोई बदलाव नहीं आ सकता है. ठीक है. सो d ऑफ NO3 बाई dt मैं क्या लिख सकता हूं. ध्यान दो, यहां पर दिस विल बी K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5. बट बैकवर्ड पे तो मैं ये भी लिख सकता हूं माइनस K2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस K3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 माइनस K4 कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO. ये चीज जो है वो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं और उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन जो है वो मुझे गेम पे आगे बढ़ाना पड़ेगा. एंड दिस मस्ट बी इक्वेटेड टू 0. दिस मस्ट बी इक्वेटेड टू 0. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी K1 into concentration of N2O5. That will be concentration of NO3 को बाहर कर लेता हूं मैं. So that will be K2 plus K3 into concentration of NO2 plus K4 into concentration of NO. ये हमारे पास आ जाएगा पहला. बट समस्या ये है जो इस पर अभी भी हमारा NO जो है वो जिंदा है और NO जो है वो हमारा इंटरमीडिएट है. सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, NO खुद हमारा एक इंटरमीडिएट है, तो dNO बाई dt ये वाले रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो दैट इज ए K3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 और खुद के कारण खत्म हो रहा है, तो माइनस K4 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 इंटू NO. ये चीज हम डेफिनेटली लिख सकते हैं. एंड इसको भी मैं वापस इक्वेट टू 0 कर दूंगा. इसको भी मैं वापस इक्वेट टू 0 कर दूंगा. सो कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 यहां पर काटता नहीं हूं, चलो और एक लाइन लिख लेता हूं, उसके बाद काटूंगा. तो मेरे पास आ जाएगा K3
concentration of NO3 into concentration of NO2, that is K4, concentration of NO3 into concentration of N. So now concentration of NO3 तो हमारा कट हो गया, तो concentration of NO हमारे पास सिंपली आ गया K3 by K4 into concentration of NO2. Now substitute the value over here. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको यहां पर पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, K1 into N2O5, that is NO3, K2 plus K3, K2 plus K3 into NO2. ठीक है, एंड यहां पर हमारे पास आ जाएगा K4 into NO, that is nothing but K3 NO2 plus K3 into NO2. So concentration of NO3 will be simply K1 into N2O5 divided by K2 plus 2K3 into concentration of NO2. ये हमारे पास आ गया है NO3 का कंसेंट्रेशन, और ये NO3 का कंसेंट्रेशन अब हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो मेरे पास जो फाइनल रेट लॉ आएगा, that the final rate will be K1 K3 divided by K2 plus 2K3। यहां पर NO2 और NO2 जो है वो हमारा कट हो जाएगा into concentration of N2O5. So that is the rate law regarding this reaction. अच्छा, N2O5 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन कहीं पर भी एलिमेंट्री नहीं है। दैट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, एंड विद द स्टेडी स्टेट एनालिसिस हम लोग इसका रेट लॉ जो है वो हमने डिराइव कर दिए। कोई इफेक्टिव रेट कांस्टेंट पूछेगा, दैट विल बी K1 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस 2K3। ओके ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 2 times acetylene in the presence of photon gives us a highly unstable compound C4H4. It's a photochemical reaction. ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, एसिटिलीन का मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट यूज आई, यानी बेसिकली वो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम जितना प्रोवाइड हो रहा है उस चीज के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी आई है, वही बेसिकली हमारा K1 है। इंटेंसिटी आई जो है वो बेसिकली ये वाला रिएक्शन का रेट है, क्योंकि उसी रेट से तो हमें एनर्जी जो है वो हमें मिलने वाली है। दैट गिव्स अस एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल C2H2 स्टार। स्टार का मतलब होता है एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। That activated molecules reacts with a normal molecule to K2 to give me C4H4, and और एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है वो हमारा वो फोटोन को वापस छोड़ता है विद द रेट कांस्टेंट ऑफ K3। तो वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन। किस तरीके से करेंगे? अच्छा, रेट हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी d by dt of concentration of C4H4, और ये तो हमारा सेकेंड स्टेप में है। तो सेकेंड स्टेप के थ्रू लिख सकता हूं मैं, दिस इज K2 C2H2 into C2H2 स्टार। ठीक है, राइट। ऑब्वियसली C2H2 स्टार हमारा इंटरमीडिएट है, तो हम जो लिख सकते हैं
d of C2H2 star by dt क्या आएगा? K1, that is the intensity I into C2H2, यहां से ये प्रोड्यूस हो रहा है, माइनस K2 into C2H2 star into C2H2 minus K3 into C2H2 star. ये चीज हम लिख सकते हैं एंड ये चीज को हम जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये हमारा इंटरमीडिएट है. ध्यान देना, फोटोकेमिकल रिएक्शन में जिस स्टेप में फोटोन एब्जॉर्ब होता है उस स्टेप में इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज द रेट कांस्टेंट. हाँ, अगर मान लो एफिशिएंसी दिया हुआ हो हमें तो इंटेंसिटी इनटू द एफिशिएंसी इज द रेट कांस्टेंट. ठीक है. फोटोकेमिकल रिएक्शन में जिस स्टेप में फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एक्ट्स एज द रेट कांस्टेंट. हाँ, अगर एफिशिएंसी दिया हुआ है तो इन दैट केस इंटेंसिटी इनटू एफिशिएंसी इज द रेट कांस्टेंट. सो दोस्तों, इस चीज को मैं जीरो के साथ इक्वेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इंटेंसिटी I इंटू C2H2 is C2H2 star K3 plus K2 into C2H2. ये मेरे पास आ जाएगा. So C2H2 star will be I into C2H2 divided by K3 plus K2 into C2H2. तो दोस्तों, we are practically done. ठीक है, ये चीज हमारा हो चुका है एंड सिंपली इसको अब वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास रेट जो आएगा दैट विल बी K2 I C2H2 square divided by K3 plus K2 into concentration of C2H2. So that is going to be the rate of the reaction. ऑर्डर यहां पर हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में है. ये बहुत बार हमारा सामना करना पड़ेगा ऐसे केसेस का. ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्टली जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है उसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं. अगर मान लो ये बोला है जो कंसेंट्रेशन ऑफ C2H2 इज एक्सट्रीमली लो तो नीचे वाले ये वाला टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो ऑर्डर 2 आ जाएगा वेरी लो के लिए. बोला है बहुत हाई है तो ये K3 को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा तो मेरे पास सिंपली जो आ जाएगा दैट विल बी द ऑर्डर 1. सो फॉर अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ C2H2, for a very high concentration of C2H2, the order is going to be 1, and for very low concentration, the order will be going to be equals to 2. बाकी in general concentration के लिए order of the reaction का analysis हम नहीं कर पाएंगे. और photochemical reaction में ध्यान देना, जो भी हमारा रेट होगा वो हमेशा लाइट का इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा. दैट इज प्रीटी एविडेंट टू, क्योंकि अल्टीमेटली लाइट का इंटेंसिटी तो हमारा ये गवर्न करेगा जो पर यूनिट टाइम हमारा कितना एनर्जी सिस्टम को मिल रहा है, यानी कितने फोटॉन सिस्टम को मिल रहा है, एंड दैट विल गवर्न पर यूनिट टाइम कितना एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल हमारा प्रोड्यूस हो रहा है. ओके ओके दोस्तों, सो दिस इज द क्वेश्चन. H2 plus Br2 gives me 2HBr and the corresponding mechanism is given. Then we have to find the rate of the reaction. अच्छा, रेट में सबसे पहली बात क्या लिख सकता हूं? Rate will be equals to 1/2 d of HBr by dt. Right, that will be the rate of the reaction.
So our challenge is to find d of HBr by dt. अच्छा, ये वाले रिएक्शन में दो इंटरमीडिएट हैं, Br और H, उसी के रिगार्डिंग पूरा गेम होगा। तो यहां पे स्टेडी स्टेट में हमें दो चीजों का कंसंट्रेशन को जीरो करना पड़ेगा। ये डबल इंटरमीडिएट क्वेश्चन है। सो दीज क्वेश्चंस आर नॉर्मली कैलकुलेटिवली वेरी वेरी टीडियस। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अच्छा, तो डी HBr बाई dt अगर मैं देखता हूं तो क्या आएगा? HBr कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है? यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो K2 इंटू Br इंटू H2 प्लस K3 इंटू H इंटू Br2 प्लस K4 माइनस K4 इंटू H इंटू HBr। बाकी सब तो बढ़िया है। समस्या यहां पर है, जो पहले वाले टर्म पे हमारे पास एक पंगा आ गया है Br, और दूसरा अगर मैं H को कॉमन लेता हूं तो K3Br2 माइनस K4 HBr आएगा। ओके, सो बेसिकली अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक Br है और एक H है। इन दोनों को मुझे हटाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम H के लिए लिखते हैं। dH बाई dt में क्या लिख सकता हूं? dH बाई dt, ध्यान दो, दैट विल बी K2 इंटू Br इंटू H2। ठीक है, ये वाला स्टेप में H यहां पर कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस K3 इंटू H इंटू Br2 भाई साहब, और हां माइनस K4 इंटू H इंटू HBr, and that will be equated to 0। ठीक है, ओके। अब सिमिलरली dBr बाई dt क्या आएगा? अच्छा, फर्स्ट रिएक्शन में ये प्रोड्यूस हो रहा है, ध्यान देना यहां पे गलती मत करना, ये 2K1 इंटू Br2 आएगा, क्योंकि यहां पर एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, उस चीज पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगले स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस K2 इंटू Br इंटू H2। अगले स्टेप में वापस प्रोड्यूस हो रहा है, तो K3 इंटू Br2 इंटू H। अगले स्टेप में वापस प्रोड्यूस हो रहा है, K4 इंटू H इंटू HBr, एंड अगले स्टेप में वापस प्रोड्यूस हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस K5 इंटू Br2, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। तो ये एक लंबा चौड़ा सा इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ चुका है। बट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ध्यान दो, जो ये वाला टर्म है ये विथ अ माइनस साइन एज इट इज मेरा यहां पर अवेलेबल है। ये वाला टर्म एज इट इज यहां पर अवेलेबल है, तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0।
तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिलेशन में लिख सकता हूं दैट इज ए 2k1br2 इज इक्वल्स टू k5 इंटू br स्क्वायर. सो यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ Br एट स्टेडी स्टेट आ चुका है दैट इज अंडर रूट 2k1/k5 इंटू Br2 का कंसेंट्रेशन टू द पावर हाफ. तो सबसे पहले ये वाला इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आ चुका है. और अब यहां पर वापस आओ, क्योंकि Br तो हमारे पास आ चुका है, तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं. कंसेंट्रेशन ऑफ H जो हमारे पास आएगा, सो कंसेंट्रेशन ऑफ H विल बी K2 H2 divided by K3 Br2 plus K4 HBr into concentration of Br. और कंसेंट्रेशन ऑफ Br हम लोग यहां से आके डाल सकते हैं. कंसेंट्रेशन ऑफ Br जो है वो यहां पर आके हम डाल सकते हैं. सो नाउ जो हमारा dHBr/dt आएगा, सो ध्यान दो, दिस इज इक्वल्स टू K2 H2 इंटू Br. इसको एक बार के लिए रहने दो, क्योंकि Br पुट करना काफी आसान है, H पुट करना बहुत गंदा है. प्लस K3Br2 माइनस K4 HBr डिवाइडेड बाई H, यानी K2 H2 डिवाइडेड बाई K3Br2 प्लस K4 HBr इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Br. ओके, सो फार सो गुड. तो नीचे वाला चीज का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो. अगर मैं एलसीएम लेता हूं K3 Br2 प्लस K4 HBr का, Br तो मेरा बाहर कॉमन है, तो K2H2 इंटू K3Br2 आएगा और यहां पर भी वो टर्म आ जाएगा. तो मेरे पास आ जाएगा 2K2K3H2 इंटू Br2. ये तो हमारे पास आ जाएगा. और एक टर्म आएगा K2K4H2 इंटू HBr, और वो ये वाला टर्म के साथ कट जाएगा, तो वो तो हमारा खत्म हो गया. इंटू Br हमारा बचा हुआ है, दैट इज √2k1/k5 Br2 टू द पावर 1/2. वाओ. सो जो हमारा रेट होगा वो इस चीज का आधा है, तो ये 2 हमारा कट जाएगा. तो K2K3 √2k1/k5 H2 इंटू Br2 टू द पावर 1.5 यानी 3/2 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने सही किया हूं ना, सही किया.
डिवाइडेड बाई K3BR2 प्लस K4HBr. So that is going to be the rate law of this equation. मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। ठीक है, तुम BR2 से यहां पे डिवाइड भी कर सकते हो पूरा इक्वेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी दिस इज गोइंग टू बी द रेट लॉ। ऑर्डर निकालना यहां पर संभव नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऑब्वियस सी बात है हमारा काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेडी स्टेट एनालिसिस। क्वेश्चंस कितना भी लंबा बन सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स अगर 2 से ज्यादा हो जाता है फिर तो हैंडल करना ही पॉसिबल नहीं रहता है। बहुत ही ज्यादा लक की जरूरत है वहां पर, तभी हैंडल हो पाएगा। अदरवाइज इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ये केसेस हमसे हैंडल नहीं होने वाले हैं। ओके।